नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं इस वक्त सिमडेगा में हूं और जो ये कहा जा रहा है कि खूंटी का एक खूंटी जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसका एक विधानसभा है सिमडेगा। लेकिन ये तमाम लोग हैं, सबके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रौनक है और ये इंतजार कर रहे हैं कि 13 तारीख को जब समय आएगा तब जो हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। मैं एक बार बता दूं कि ये खूंटी लोकसभा वो क्षेत्र है जहां आज झारखंड का सबसे हॉट माना जाता है, क्योंकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके सामने कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कालीचरण मुंडा है और दोनों के बीच में ये लड़ाई है। पिछले बार 2019 लोकसभा चुनाव में भी ये लड़ाई आमने सामने हुई थी और अर्जुन मुंडा जो है वो कम वोटों से जीते थे। राय पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर सिमडेगा का मिजाज क्या है और किस तरह से वो है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? धनराज अग्रवाल। क्या है ये माहौल? माहौल तो यहाँ जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं सांसद चुन के चले जाते हैं, फिर इस क्षेत्र में कभी विकास के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। यहाँ पर बाईपास रोड होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी सांसद होते हुए भी इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर रेल की मांग बहुत पुरानी मांग है, जिसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रेल की भी मांग भी और यहाँ पे बाईपास की बात भी कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं सिमडेगा शहर से हूँ। क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार? माहौल तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग किया और कहा कि इस बार का जो खूंटी लोकसभा का बिल्कुल हॉट सीट है और आपने बताया कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह त्रिकोणीय संघर्ष है और एनोसेक का जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार की, वो भी कांग्रेस को एक कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से जो खूंटी लोकसभा का जो सीट है वो त्रिकोणीय मुकाबला की ओर जा रहा है। पिछले बार कितना वोट लाया था? 2014 की अगर हम बात करें, एनोसेका जी ने खुद चुनाव लड़ा था और उस समय लोकसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय हुआ करते थे कड़िया। 19 की बात कर रहा हूं। 19 में झारखंड पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। 14 में एनोसेका जी सेकंड पोजीशन में थे और कड़िया मुंडा जी ने चुनाव जीता था। सवाल उठता है कि क्या आम जनता को लगता है कि इस बार जो है मत बदलने चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? क्या ऐसा भी कुछ मिजाज है सिमडेगा का? देखिए, विगत 40-45 सालों से सिमडेगा और खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी का ही यहाँ पे सांसद रहा है और विकास के नाम पर अगर यूँ कहा जाए तो यहाँ पे नगण्य है। ये आदिवासी बहुल एरिया है ये, और सिमडेगा एक छोटा सा जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ एजुकेशन का, हॉस्पिटैलिटी का, इलेक्ट्रिक का, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि दूर से दिल्ली से तो कहा जाता है कि नहीं हर घर नल की सुविधा है। यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन अगर यूँ ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और हमेशा से यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी या कांग्रेस यहीं के सांसद यहाँ पे बनते चले आए हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है अब बदलाव के मूड में है कि नहीं? जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बदलाव कैसे होगा? क्या लगता है कि बदलाव जरूरी है? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। ये चलते कि यहाँ हम लोग बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से संसद रहे हैं और बीजेपी का संसद अभी फिलहाल में भी है, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य यहाँ पर ही बुखार तक ठीक नहीं होता है। यहाँ के लोगों को रौलकेला या रांची जाने पड़ता है, तुरंत में यहाँ बुखार होने पर रेफर होता है। यहाँ पर ही बाईपास नहीं है, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटना और जाम का संभावना पूरे शहर में बनी रहती है। दूसरा चीज कि यहाँ पर शिक्षा का पूरे अभाव है, शिक्षा का पूरे अभाव है। लोग यहाँ सिमडेगा में एक भी कोई कॉलेज नहीं है कि जो पढ़ सके, लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। शिक्षा में सिमडेगा मतलब पूरा पिछड़ा हुआ है। यहाँ का संसद कभी नहीं ध्यान दिए यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी बहुल मूल क्षेत्र होते हुए कि यहाँ के लोग विकास करें, कभी ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ के लोग विकसित हो, आगे बढ़े, कभी ध्यान नहीं दिए। पूरा क्या आप लोग कुछ कहे बोलते नहीं है, मांगते नहीं है? क्योंकि वक्त तो आ गया आपको ये तय करने का। अभी वक्त आया तय करने का। इस चुनाव में ही पता चलेगा कि जो काम किए हैं वो दिखेगा, तो 13 के को ही दिखेगा उनको कितना काम किए हैं। जो वो तो कहते हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं। चावल से अगर पेट भरना रहता तो फिर लोग तो पेट भरने का काम नहीं है। जब शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे आपको लगता है कि सही मायने में शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है? शिक्षा का समस्या हम लोग के यहाँ है। सबसे बड़े समस्या हम लोग को रेल का बहुत बड़ा समस्या है। सिमडेगा में हम लोग पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ रेल का कोई सुविधा नहीं है। यातायात का 4 लेन नहीं है। 4 लेन का हम लोग जनता मांग करते हैं सांसद महोदय से, जो भी सांसद बनेंगे उनसे। लेकिन सांसद आपके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के और विधायक कांग्रेस के, हाँ, वही ये लोग कोई काम नहीं करता?
काम करते हैं, वैसा नगण्य नहीं कहा जाता है, काम करते हैं, लेकिन बट हम लोग को जो मूलभूत सुविधा चाहिए, रेलवे का है, सड़क का है, 4 लेन का हम लोग मांग है, सबसे बड़ा यहाँ मेडिकल कॉलेज का मांग है, हम लोग का बच्चा के यहाँ। काम करने का क्या मतलब, जब मूलभूत सुविधा ही नहीं हो इस जगह में, क्षेत्र में, तो क्या फायदा? नहीं, किन्हीं को दोष देना भी बेकार है, एकदम से नगण्य विकास नहीं हुआ ये भी कहना बेकार है। नहीं, विकास नहीं हुआ है, इसका प्रूफ है। ऐसा ऐसा गांव है कि जहां आज भी खटिया में मरीज को बोख के लाते, इसको क्या हम विकास बोलेंगे? ये तो गलत बात है। और अगर 70 साल 80 साल आप कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसके बाद खटिया में मरीज ढो करके लाते हैं, ये क्या लगता है आपको कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं? यहाँ पर ऐसा है, बहुत जगह पानी का भी बहुत अभाव है। पानी लोग यहाँ से मतलब खेत से जो डाड़ी बनता है, डाड़ी बोलते हैं हम लोग उसको, वहाँ से पानी निकाल के फिर पीते हैं पूरे गांव के लोग। मतलब इतना ज़्यादा बीमार आदमी को खटिया से ले जाते हैं, अब पानी के लिए अब दूर जाना पड़ता है। हाँ, पानी के लिए हम लोग के खेत में जाना पड़ता है, वहाँ से पानी निकाल के पिया जाता है। उसके अलावा बीमार लोगों को खटिया में ढो के फिर लाया जाता है एम्बुलेंस तक। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते, मांग क्यों नहीं करते? मांग तो अभी तक तो नहीं किया है, क्यों संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं मांग करते हैं लोग? आप जब कहते हैं कि बदलाव होनी चाहिए और सत्ता बदलनी चाहिए, तो जब खटिया में बीमारी को ले आते हैं और पानी के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे कौन सा काम है? देखिए, जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही लगातार राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ पर सांसद बने हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद वो लोग सभी लोग जनता से दूर हो जाता है। तो बेचारी जनता की सुने कौन, किसको सुनाए, किसके पास बोले, किसके पास रोए? कोई ना सुनने वाला है हमारे दुख दर्द को, ना कोई देखने वाला है। आखिर हम अपना दुख दर्द किसको बताएं? जैसा कि बताया, निश्चित तौर पर आप चल जाए, अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, 5 या 6 दिन के अखबारों में प्रमुखता के साथ छपी थी कि एक कोई प्रेग्नेंट औरत थी, प्रसूता थी, और उसको डिलीवरी होने वाला था और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, खटिया से उसको बोह के पहुंचाया गया, सीरियस हो गया, रेफर कर दिया गया। शिक्षा की बड़े दुख की बात है। अगर ऐसी बातें हैं सिमडेगा में हो रहा है तो बड़े दुख की बात हो। मैं भी कहता हूं, ये आम आदमी है, जनता है, और ये कहते हैं कि किसी भी मरीज को यहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिलता है और खटिया में उठा करके ले जाया जाता है। अबूबन कहता है कि आज़ादी से पहले की ऐसी घटना होती थी, लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि विकास किया है तो उसके मुंह पे कड़ा तमाचा है। ये मानते हैं आप या नहीं? निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर समस्या है यहाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत पानी का या रोड का, ये सब समस्या वर्षों से ऐसे ही बरकरार है। इस पे कभी भी अमलीभूत नहीं होता है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, ये आदिवासी क्षेत्र है, निस्संदेह 80% संख्या आदिवासियों की है। दिसंबर के वक्त में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के वक्त में यहाँ प्रतिदिन, प्रति महीना एक्सीडेंट का रेशियो जो है, आप देख लेंगे उठा के कहीं से भी, वो 25 से 30 नौजवान बच्चे अपनी जान देते हैं। एक्सीडेंट किस चीज से? हाँ, बाइक से एक्सीडेंट करके। ये स्थिति है यहाँ, गंभीर परिस्थिति। और जो भी आएंगे अस्पताल में, या तो उनका कोई अप्रोच होगा तो उनका इलाज होगा, नहीं तो उनको रेफर कर दिया जाएगा। वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार पे। ये वही क्षेत्र है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि ये हॉट सीट है, खास करके झारखंड प्रदेश के लिए। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री हैं और उनके पास आदिवासी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, लेकिन सवाल उठता है कि ये क्षेत्र भी आदिवासियों का है और उनके विकास और उनके पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आप जनता से सुना कि आप जनता क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि खटिया से उठा करके उनको एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से खटिया से या फिर हाथों में उठा करके उसको लाया जाता है हॉस्पिटल। क्या कहा जाए इनको? आप कुर्ता पैजामा पहने लगता है, आप पॉलिटिकल लोग हैं। मैं सिमडेगा कॉलेज का प्रोफेसर मनोज सारंगी संस्कृत डिपार्टमेंट का हूं और मैंने 15 वर्ष संस्कृत का अध्यापन किया है सिमडेगा कॉलेज में। 15 वर्ष काम किया, मैं वहीं का विद्यार्थी रहा हूं। अफसोस की बात है कि 5 साल पहले साइंस को बंद कर दिया गया एडमिशन। उसके बाद फिलहाल 2 वर्ष ने बंद किया, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने? ये कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिशन बंद कर दिया लेना, जबकि राज्यपाल की चिट्ठी थी, मुख्यमंत्री की चिट्ठी थी कि एडमिशन लिया जाए। आर्ट्स में भी एडमिशन बंद हो गया और मैं 15 वर्ष बीए में पढ़ाया, इंटर में 15 साल पढ़ाया। साइंस में बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। सिमडेगा कॉलेज एकमात्र सरकारी कॉलेज है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की क्या आप देखते हैं? यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। सरकारी कॉलेज में कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक को मैंने लिख के दिया था, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया। कौन है विधायक? यहाँ के कांग्रेस की विधायक वर्तमान में थे, उन्होंने विधानसभा में उठाया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास चला गया बात, लेकिन अभी तक ये कॉलेज को चलाया नहीं गया। इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं हुई और न हम लोग का समायोजन हुआ। हम लोग 5000 कर्मचारी भुखमरी की स्थिति में है। हाईकोर्ट में फैसला हुआ है 3 महीने में बहाल करने का। आप लोगों को युवा हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं या फिर ऐसे घूमते हैं?
पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम और एक चीज़ दूसरा चीज़ में बात करना चाहेंगे कि ये सुबह सुबह जो स्वच्छ भारत वाला गाड़ी घूमता है वो इधर उधर से सब तरफ कचरा उठाता है, लेकिन उसका डिस्पोज करने के लिए अच्छा जगह है नहीं। वो कचरा सारा जाता है, केलाघाट डैम है उसमें, मतलब पर्यटक स्थल है। हाँ, मतलब अच्छा जगह है केलाघाट, लेकिन उसके पीछे पहाड़ है, पहाड़ के पीछे कचरा ऐसे डंप किया गया, वो एरिया बहुत बर्बाद हो गया, मतलब वहाँ पार ही नहीं हो पाएगा आपका, मतलब। और वहाँ एक दो घर है, हमको लगता है वो लोग कैसे रहता है पता नहीं, वो लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। नहर भी तो उसी के साइड से पार होता है, सारा गंदगी नहर का पानी में जाता है, आगे जाके वहाँ बच्चे नहाते हैं, कपड़ा धोता है कोई, तो सब पॉल्यूटेड वाटर वहीं पे जा रहा है, उसी को आदमी इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे होगा ऐसे में, कैसे मतलब चलेगा? हम सिमडेगा के लिए एक चीज डिमांड करना चाहेंगे कि एक तो अच्छा डिस्पोज करने के लिए जगह बनाया जाए, डंप यार्ड एक अच्छा बनाया जाए। आपकी डिमांड को तब लोग सुनेगा जब आपकी वैल्यू को समझेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी वैल्यू जो सबसे बड़ी बात है कि वोट है, और वोट को सही तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मतलब अब वोटिंग का दिन आ रहा है, वोट देंगे हम लोग अपना अपना। 13 तारीख को वोटिंग है। हाँ, लेकिन हम लोग तो कॉलेज स्टूडेंट है, बाहर से पढ़ने आए हैं, हम लोग का वोटर आईडी में एड्रेस यहाँ का नहीं है, हम लोग अपना अपना। कहीं भी तो आप वोट करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, समस्या का निदान होनी चाहिए, सरकार के कानों तक ये बात जानी चाहिए। बताइए। सिमडेगा में कोई भी बीएड कॉलेज नहीं है, और इस कारण से यहाँ के लोग बीएड की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी में झेल रहे हैं, और ये बेरोजगारी जो है झारखंड को बर्बाद कर रहा है, और लोग मजबूरन क्या करें, घर में बैठे हुए हैं। और कॉलेज तो में प्रोफेसर हैं, हाँ जी, तो क्या इसका क्या निदान है? यहाँ के सांसद को हम लोगों ने लिखित दिया था, यहाँ के विधायक को लिखित दिया था कि यहाँ बीएड कॉलेज खुलवाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, फाइल में बंद हो जाता है। फाइल में बंद होते, सवाल उठता है। मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर चयन किया गया था, यहाँ के जो तत्कालीन उपायुक्त थे सुशांत गौरव जी के द्वारा, उनके द्वारा ठेटांगर ब्लॉक है वहाँ पर, उसमें अम्बा पानी बोल के एक गांव है, वहाँ पर जगह चिन्हित की गई थी मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन फिर यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनकी लापरवाही कहा जाए या उनकी जो भी संवेदनहीनता कही जाए, वो मेडिकल कॉलेज लोहरदगा जिला को मिल गया। ये हमारी बदकिस्मती। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँगा कि सिमडेगा की धरती कोई मतलब एरू गेरू धरती नहीं है, यहाँ की मिट्टी पवित्र है, और सिमडेगा का एक धार्मिक महत्व है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से पवित्र है हमारी सिमडेगा की धरती। और आज से नहीं, त्रेता काल में जब वनवास के क्रम में भगवान राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण निकले थे, तब वनवास के क्रम में रामरेखा धाम यहाँ से करीब 20 या 23 किलोमीटर की दूरी पर जो रामगमन वन जो अभी भारत सरकार के द्वारा चिन्हित है, उसमें भी उस जगह को चिन्हित किया गया है। वहां पर एक माह का कालखंड भगवान राम ने बिताया था। इतनी ऐतिहासिक और इतनी पवित्र भूमि है सिमडेगा की। क्या इसका पर्यटक रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया? पर्यटक के रूप में उसका जो है खर्च खाली किया जाता है, लेकिन आप जाके देखिए वहाँ की बदहाली। और ठीक चुनाव से एक दिन पूर्व, जब चुनाव की घोषणा होनी थी 16 या 15 मार्च को जब घोषणा हुई, तो उससे एक दिन पूर्व जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि करोड़ों रुपया आया है। अब देखना है कि अब चुनाव के बाद क्या होता है। और दूसरा मैं बताता हूँ, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, कला और खेल के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में हॉकी बोलने से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सिमडेगा के नाम का डंका बजता है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये सिर्फ सिमडेगा नहीं है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ये स्थल है। और कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने वनवास काल में थे, तब यहाँ आकर के उन्होंने गुजारा था अपनी भाई और अपनी अर्धांगिनी के साथ में। ये सवाल कई तरह से हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये हॉकी के क्षेत्र में सिमडेगा एक बड़ा नाम है, एक बड़ा जगह है, यहाँ से कई लोग बाहर निकले और खेल के गए। लेकिन आखिर हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात है, जनता वोट के समय में वोट करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये तमाम लोग इनवाइट हैं, नाराज हैं विकास को लेकर के, इनवाइट हैं अपने एजुकेशन को लेकर। कहा सुनते हैं कि यहाँ पर मिशनरी जो है वो भी काम करते हैं। आप लोगों का शिक्षा दीक्षा में उनका बड़ा रोल रहा है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अगर उच्च शिक्षा देखा जाए या प्राइमरी शिक्षा देखा जाए तो लगभग गाँव में चला जाए तो मिशनरी के माध्यम से जितनी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हो रही है, लगभग लोग 80% शिक्षा का बागडोर उन्हीं के कंधों पर है। इसलिए निश्चित तौर पर इस बात के लिए, शिक्षा के लिए मिशनरी के योगदान को हम लोगों को याद करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि किसने काम किया और कौन कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि मिशनरी यहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि उसके अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि शिक्षा ही नहीं, सिर्फ उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें भी मिशनरी का हाथ है। क्या आप लोग के यहाँ अस्पताल मिशनरी बना रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं बन रहा है अस्पताल। सिमडेगा में नहीं, सुदूर एरिया, गाँव देहात में नहीं, यहाँ तो अस्पताल कहीं अभी क्या आपको लगता है मिशनरी ने यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है?
नहीं, सदर में सिमडेगा में हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है। एक सदर हॉस्पिटल है, उसी पर निर्भर है और वहाँ भी डॉक्टर नदारत रहते हैं। अगर अभी जाइएगा तो डॉक्टर नदारत, सिर्फ एक डॉक्टर है जिससे पूरा जिला को टेका जा रहा है। तो क्या पूछते नहीं आप लोग? कितने बार उपायुक्त साहब को लिखा गया, लेकिन यहाँ जितने भी आते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि हुए, कभी मतलब सिमडेगा में क्या हो रहा है डॉक्टर या शिक्षा को कभी मतलब जिम्मेदारी अपना उठाए ही नहीं। जिम्मेदारी नहीं है तो जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसी न किसी को उठानी पड़ेगी। यहाँ कहते हैं कि जो मिशनरी है वो उन्होंने डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा किया है। क्या ये सच है या फिर एक कहता है? सच बात है। और जो हम लोग के सांसद हैं वो तो सही आदमी हैं, लेकिन वो चापलूसों से घिरे हुए हैं। सांसद प्रतिनिधि को कोई चीज लिख के देने से अर्जुन मुंडा तक वो बात नहीं जाता है, और अर्जुन मुंडा सिमडेगा आने से बस वही लोग के चक्कर में रहते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। तो क्या आप लोग सब पब्लिक मिलकर जाते नहीं है उनके पास? जाने से भी मिलने नहीं दिया जाता है, तकिया कलाम बना देता है कि बाद में। तो उसका हिसाब किताब आप लोग करते हैं या नहीं? हिसाब आपके प्रतिनिधि आपकी बात को नहीं सुनता है तो उसका क्या उपाय? उपाय तो क्या है, वोट तो उन्हीं को देना है, मोदी लहर है। तो क्या फायदा विरोध करने से? क्या फायदा? बीजेपी है, मोदी है, मोदी लेके शांति है, सुखी है, तो कोई फायदा नहीं, तब तो विरोध नहीं करना। बस सांसद महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप थोड़ा जागरूक लगते हैं मुझे। इन्होंने कहा कि मुंडा काम नहीं करता लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, इसका क्या मतलब? यही है कि पूरे मतलब अगर हमारे इस खूंटी भी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसे एक युवा ने अभी कहा, कई समस्याएं गिनाई उन्होंने, और जब आपने उसे वोट का बात किया तो सोचेंगे इधर उधर। यही यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ पर जो वोट जो कास्ट करते हैं लोग, वो पूरी तरह से जो वोटिंग वाले दिन वो धार्मिक आधार पर पोलराइज्ड हो जाता है, जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए कि काम के आधार पर वोट देना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे आपको विश्वास है, जिसने काम करके दिखाया है, जिसके माध्यम से विकास हम कर सकते हैं, जिससे हम मिल सकते हैं, जिस व्यक्ति तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वैसे लोगों को चयन करना चाहिए। क्योंकि अब समय बदल चुका है। आप विकास की बातें तो करते हैं लेकिन जो काम ध्यान नहीं देते। विकास की जिम्मेवारी आखिर क्यों मुंडा जी को ही वोट देंगे? मुंडा जी को देखिए, वोट देने का कई कारण है। जैसे क्या है कि जैसे कि हिंदुत्व से पेट भर जाएगा। पेट तो नहीं भरेगा लेकिन पेट भरेगा ही समझिए, दूसरा कोई भी देने से कोई फायदा नहीं है। जब पेट नहीं भरेगा, काम नहीं होगा, तो फिर क्या 5 किलो आटा 5 किलो चावल के लिए वोट देंगे हम? नहीं, 5 किलो चावल आटा तो हम लोग को मिलता भी नहीं है, हम लोग लेते भी नहीं है। चलिए, ये रही बात विकास की। हमारे कुछ भाई हैं बड़ा नाराज हो रहे हैं, यंग है, ऑब्वियसली आपको तकलीफ होता होगा। क्या माना जाए कि जो तमाम लोग इन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, मोदी को वोट देंगे या फिर किसी और को वोट देंगे, आप क्या सोचते हैं? एक युवा है। देखिए, हम यंग हैं, अभी मेरा 18 साल पूरा हुआ है। अगर मेरा अगली बार वोट देंगे आप? जी, तो मेरा वोट सीधे मोदी को जाएगा। बीजेपी आपकी बार 400 पार, क्योंकि मोदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आपको बता देते हैं, 370 हटाया उन्होंने। सबसे पहले बात, उन्होंने हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। राम जन्मभूमि, इस बार हम लोगों ने राम जी के साथ अपनी होली मनाई, पहली होली, रामनवमी पहली बार मनाई। हर चीज़ हमने फर्स्ट टाइम मनाया है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उन्होंने मेरे धर्म के लिए काम किया। दूसरा बात, उन्होंने हर चीज़ के लिए काम किया। 370 हटाया उन्होंने 15 एम्स खोले, हर चीज को लेकर के उन्होंने काम किया। आपके यहाँ क्या हुआ? क्या आपके यहाँ एम्स खुला? देखिए, मेरे यहाँ एम्स नहीं खुला। धीरे धीरे हर चीज का सब्र का फल मीठा होता है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, आज 2024 है, 2024 है ना, 2029 तक कब खुलेंगे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, आज तक 15 जगह पे खुल चुके हैं, आगे भी खुलेंगे। आपके यहाँ क्या हुआ? मेरे यहाँ बहुत सारा चीज हुआ है। जैसे मैं यहाँ का नहीं हुआ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। झारखंड के आप हो? जी, झारखंड का, बिहारी हूँ मैं, बिहार का हूँ। चलो बिहार की बात करते। जी, तो बिहार में अभी बीजेपी का सरकार नहीं आया है।
इस बार चिराग पासवान जी उठे हुए हैं। अभी तक लालू की राजनीति चल रही थी। बिल्कुल आपने सुन लिया कि वोट क्यों किया जाता है और क्यों करेंगे। क्या आपको लगता है कि युवाओं का कुछ हुआ? हम लोग का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। जैसे हम ऑटो चलाते हैं, हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बस प्रधानमंत्री आवास मिला है। मिला है ना? आवास मिला है ना महाराज। हाँ। आपको आवास मिला है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? बस आपको रहने के लिए छत मिल गया। तो आपको मिला ना? जी सर मिला। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा कुछ काम में कहीं जगह मिल जाए। मतलब आप नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के? पढ़ाई तो नहीं किए हैं, पर कहीं काम मिल जाए तो हम करेंगे जी। कुछ काम कहीं पे लगेगा तो करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं बाबू? सुने, लेकिन सांसद माने स्थानीय सांसद होना चाहिए और स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी का, और उसके लिए माने झारखंड पार्टी से बढ़िया उम्मीदवार नहीं है। झारखंड पार्टी का जो अध्यक्ष हैं उनको आप 12 बजे रात में भी फोन कर कीजिए तो आपका समस्या का समाधान होता है। लेकिन और बाद बाकी एमएलए यहाँ पे 16 लोग अपने किस्मत आजमा रहे हैं लोकसभा में। क्या लगता है इस 16 में सारे लोग बाहर के हैं, एक ही लोग यहाँ के हैं? नहीं है, सारे लोग झारखंड के ही हैं। नहीं, ये मैं खूंटी लोकसभा की बात। स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी का ही सांसद होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी का सांसद होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा? जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरण पर आधारित पूरी राजनीति केंद्रित होती है, उस तरीके से सिमडेगा खूंटी लोकसभा हुआ, लोहरदगा लोकसभा हुआ, या झारखंड के अधिकांश लोकसभा में धार्मिक आधार पर केंद्रित होती है राजनीति। जैसे वो पत्रकार रिंकू भाई ने हमारा कहा कि यहाँ पोलराइजेशन है वोट का, और निश्चित रूप से हम कुछ भी बोल दें मीडिया के सामने, कुछ भी कहीं कर दें, कल वहाँ देने जाएंगे तो हमारा सामने राम की तस्वीर रहेगी और उसका फुल छाप पीछे नजर आएगा, विकास हो या विनाश हो। लेकिन हम राम की तस्वीर होगी, फूल छाप होगा, ये तो हम और आप समझते हैं ना। इसी पे सारा राजनीति केंद्रित है। कितना भी कुछ कर ले लोग, लेकिन वोट अंततः वहीं पे जाके निर्णायक हो जाता है, और उसी जगह एक रात पहले सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। आखिर क्या करना चाहिए? समय आपके हाथ में। जी सर। 13 तारीख को चुनाव, क्या करना चाहिए? कितने लोग तो विरोध करते हैं, लेकिन आपका विरोध क्या होगा या फिर कुछ काम भी होगा? नहीं, देखिए सर, जो कुछ भी यहाँ पे बोला गया है बिल्कुल जायज है। और जो अभी अर्जुन मुंडा जी प्रत्याशी बन करके आए हैं, पिछले बार भी इसको सपोर्ट किए थे, और ये जो चुनावी जो समय आता है ना तभी नजर आते हैं, बाकी ना कहीं पे भी नजर नहीं आता है। मतलब कौन नजर नहीं आते हैं? मीडिया वाले? नहीं, मीडिया वाले नहीं, जो हमारा अभी जनप्रतिनिधि बन करके आ रहे हैं, ये कभी भी ना पिछले 5 वर्षीय में हम लोग जैसे सहारा में निवेश किए हैं, है ना, और नॉन बैंकिंग को लेकर के पर्सनली मिलने के लिए करके गए थे उसके पास में। ठीक है, हम जा करके वहाँ आप लोगों का आवाज़ उठाएंगे करके इस क्षेत्र में, सिमडेगा क्षेत्र में नॉन बैंकिंग और ये सहारा इंडिया जैसे ऐसे कंपनी में ना बहुत से लोग निवेश किए हैं। सभी का समस्या का समाधान करेंगे करके वहाँ वचनबद्ध करके कसम खा करके गया था, लेकिन कोई प्रकार का सुनवाई नहीं हुई। मैंने सुना, आपने ये तमाम लोगों का जिक्र किया, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन समय हो गया। एक ब्रेक के बाद आपको इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएगा हमारे साथ हमारे सहयोगी पलामू से। नमस्कार, न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। इससे पहले आप खूंटी में हमारे जो सहयोगी हैं अमर, आप उनको सुन रहे थे, वहाँ की जनता के नब्ज को वो टटोलने की कोशिश कर रहे थे। और अब हम सीधे पलामू से जुड़े हैं और पलामू की जनता, मेदिनीनगर की जनता के नब्ज को टटोलेंगे कि इस चुनाव में किस तरह का माहौल यहाँ है और जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो लोगों से जुड़ने से पहले जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं संजीत, यहाँ से कवर करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। लगातार आप फील्ड में रह रहे हैं और लोगों से आपका संवाद हो रहा है, लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, नेताओं से आप मिल रहे हैं। क्या मूड और मिजाज इस बार पलामू में देखने को मिल रहा है? देखिए, मूड और मिजाज तो एक तरह से कहे, जब से प्रधानमंत्री का जनसभा हुआ है, कहीं न कहीं बीजेपी एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब से, लेकिन आरजेडी भी इसको हार मानने के तैयार नहीं है। वो भी फील्ड में लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और 8 तारीख को जैसे सुन रहे हैं लोगों से, तेजस्वी जी का कर 6 विधानसभा में उनका डायरेक्ट जनसभा है। अब कहीं न कहीं आरजेडी भी एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगा। तो पूरा जो इंडिया अलायंस बना है, आरजेडी के प्रत्याशी ममता भुइयां के साथ खड़ा नजर आ रहा है यहाँ? फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी इस कार्यक्रम से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से बीटू पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बोला जो हम
फील्ड में हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि अब ये भी धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ा, लेकिन जनता अब देखिए इसके क्या जवाब देगी। जनता के बाद अभी रुझान बीजेपी ही मजबूत स्थिति में। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद तस्वीर थोड़ी बदली है। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जरा समझते हैं। आप बताइए क्या इस बार पलामू बोल रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन जीते, किसका हवा है? अभी हवा तो इधर भाजपा ही का है। भाजपा का है। हाँ। तो आप लोग मन बना लिए किसको वोट देना है, कि अभी वोट देने से वहीं सोचा जाएगा किसको दिया जाए या ना दिया जाए। बाकी अभी माहौल तो भाजपा ही का है। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं। आप लोग वोटर हैं, वोट करते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं बॉस इस बार पलामू में? पलामू में तो सर भाजपा ही का वोट है, बीडी राम का है। सब आप लोग भाजपा समर्थक हैं? जी सर। अच्छा, तो ये जो आपके स्थानीय सांसद हैं, 2 बार आप लोग मौका दिए, 10 साल वो रहे, उनका कामकाज कैसा रहा? अच्छा है सर, ठीक है। खुश है कामकाज सुन? मैंने हैट्रिक लग जाएगी बीडी राम की? देखिए अब जनता उम्मीद तो, आप भी तो जनता, आपको भी तो वोट। तो सर मेरे चाहने से नहीं होगा, और सबको तो चाहने से होगा। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं। भाई साहब, आप यहीं के हैं? यहीं के हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी फिर से मतलब मोदी सरकार आएगी और हैट्रिक इस बार बीडी राम का यहाँ से लगना तय है, मतलब 100% है। मैंने बीडी राम के कामकाज से बहुत प्रभावित है आप लोग? कामकाज हुआ है, वैसे हम आबादगंज से रहने वाले हैं, तो पानी वानी सप्लाई जो हुआ है वहाँ चालू मतलब है, अच्छा अभी आ रहा है। जब से बीडी राम सांसद बने थे तब से हुआ है, पानी का थोड़ा हुआ है, अभी भी है प्रॉब्लम लेकिन कुछ सॉल्व हुआ है। हाँ, मैंने आप कह रहे हैं हैट्रिक लग जाएगी? हैट्रिक बीडी राम की लगेगी। आप बताइए। बीजेपी इस बार बीडी राम की हैट्रिक निश्चित लगने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ का कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दिल्ली में देख रहे हैं, केंद्र में जो सरकार चल रही है उसको हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ पे हम अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, और उनको देख के हम वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री फिर भारी मतों के साथ चुनाव। ये जो बदलाव आया आप लोग के सोच में, या पहले से था, या फिर प्रधानमंत्री का जो अभी सभा हुआ शनिवार को, उससे माहौल थोड़ा बदला है? नहीं, माहौल तो उससे बदला ही है, लेकिन ये सोच हमारा पहले से ही था। वैसा कुछ उनके आने से कुछ बदलाव हुआ है और लोगों में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर हमसे आप पूछेगा तो ये बदलाव मेरे पहले से ही था कि हमें मोदी को ही वोट देना है। तो लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन देखिए कुछ और लोग हैं इस तरफ भी हैं, उनसे भी जरा समझते हैं। आइए जरा, क्या आप यहीं के हैं या बाहर के हैं? तरह से फर्क है। तरह से। अरे तो पलामू के ना है, वोट तो कीजिएगा ना। क्या माहौल है इस बार यहाँ? अब तो जैसे ज्यादा चलेगा वैसे तो चलना पड़ेगा। आप लोग कुछ सोचे हैं? वोटर, आम वोटर क्या सोच रहा है इस बार? तो जो जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। अभी मन मिजाज नहीं बना है? चलिए, मन मिजाज अभी नहीं बना है, और अभी कुछ वोटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं, वो सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, और उसके बाद जब वोटिंग का दिन आएगा, 13 तारीख को वोटिंग का दिन है, क्या सोचे हैं इस बार, क्या माहौल है पलामू में? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तय हो गया आप सब? तय तो निश्चित है, और कहीं रुकने नहीं जा रहा है। फुल छाप मेरा बीजेपी का ही सरकार बनेगी इस बार। बीडी राम कैसा काम किया 10 साल? बीडी राम तो काम अच्छे ही किए हैं, लेकिन लोगों को कहीं कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी को कहीं भी छोड़ने के बाद है कि थोड़ा लोग घाटे में पड़ेंगे। तो देखिए, कुछ लोग मन बना चुके हैं, कुछ जो है वो मन बना रहे हैं। इधर लस्सी का दुकान है, जरा इधर आते हैं, जरा देखते हैं। ठंडी लस्सी है, शुद्ध घर का। क्या टेस्ट है लस्सी का? ठीक है। और राजनीति का टेस्ट यहाँ कैसा है? अरे बहुत खराब है। क्या हो गया? क्या हुआ? 10 साल में क्या किए बीडी राम? कुछ नहीं। क्या किए? मैंने ऐसा मीठा टेस्ट नहीं मिल पाया बीडी राम से। अपना देख नहीं रहे हैं। झारखंड ये जो है पलामू ना, खत्म जगह है। इसको इस बार का क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, अब तो वो घड़ी ना अपना सोच के देंगे। ज्यादा समय कहाँ है, 13 को यहाँ आपको वोट करना है। करेंगे। इधर भी है कुछ लोग। आप भाई साहब वोटर हैं, यहीं के हैं, बाहर के हैं? हाँ, यहीं के हैं। क्या माहौल देख रहे हैं पलामू में इस बार? हाँ, इस बार बीजेपी निकलेगी। निर्णय हो चुका है, वही निकल ही रहा है, बटन दबाना बाकी है बस। देखिए, कुल्फी का आनंद ले रहे हैं कुछ लोग। गर्मी का वक्त है, लिहाजा कुल्फी जो है वो ठंडक देता है। कुछ उधर भी है कुछ लोग, उनसे भी जुड़ते हैं जरा और समझते हैं। देवाशीष, ये रेलवे स्टेशन का जगह है, भीड़ भाड़ का इलाका। यहाँ से कई ट्रेनें जो हैं वो कई शहरों के लिए निकलती हैं, तो इसलिए रात तक आवागमन जो है वो जारी रहता है, चालू रहता है। कुछ और लोग हैं
आप आ जाइए बॉस। आप कहाँ से हैं? चैनल से हम अच्छा, वो ये पत्रकार भाई है। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ से, कौन से अखबार से हैं? अच्छा चलिए। तो देखिए कुछ लोग और हैं इस तरफ, इधर जुड़ते हैं। कुछ तो साइलेंट वोटर है यहाँ, कुछ खुल के बोल रहे हैं। क्या मूड मिजाज देख पा रहे हैं इस बार पलामू? अभी कुछ नहीं बताएंगे भाई। माहौल कैसा? माहौल दो तरफा है। दो तरफा है। और मोदी जी की जो सभा हुई, कार्यक्रम हुआ, उससे कुछ माहौल बदला कि अभी भी माहौल लग रहा है कि वही दो तरफे वाला है? फिलहाल वही है। अभी वही है। और वोटर्स क्या है, साइलेंट है यहाँ के कि खुलकर बातें रख रहे हैं? साइलेंट अभी वो पता चलेगा, पता चलेगा 3 तारीख को पता चलेगा। पता चलेगा। आप सर यहीं के हैं? क्या इस बार माहौल है पलामू का? क्या पलामू बोल रहा है? पलामू नहीं, पूरा देश बोल रहा है। हम पलामू आए इसलिए हम पलामू की बात कर रहे हैं। पूरा देश बोल रहा है, मोदी जी के साथ है हम लोग। तो इसमें पलामू की सहभागिता रहेगी मोदी जी को मजबूत करने में? हाँ बिल्कुल। और आपके जो स्थानीय लोग मोदी जी को देख रहे हैं और किसी को नहीं। और आपके जो स्थानीय सांसद रहे यहाँ, बीडी राम, जो भी सांसद हैं, 2 टर्म उनको आप लोगों ने मौका दिया, कैसा काम रहा उनका? देखिए, एक उनका अनुभव भी है, अच्छे पदाधिकारी से रिटायर भी हुए हैं और उनको पता है कि क्या करना है और सब काम वो करते जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 सालों में पलामू बहुत हद तक बदला है? बदला है। पहले सांसद यहाँ जीतने के बाद दोबारा आते नहीं थे वोट मांगने। पलामू तो हमेशा बदलते रहा है ना चेहरा, यही तो यहाँ की राजनीति की खासियत है। पहली बार रिपीट किए हैं हमारे बीडी राम और हैट्रिक भी करेंगे वो। हैट्रिक लगेगा? चलिए, लोगों को उम्मीद है कि स्थानीय सांसद का हैट्रिक लग जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जरा समझते हैं। आप लोग कहाँ से हैं बॉस? बाहर। क्या है इस बार देश का मिजाज? छोड़िए, पलामू की बात बाद में करेंगे। वोटर तो है ना देश में, कहीं तो वोट करेंगे। क्या बोल रहा है देश इस बार? इधर मोदी लहर ही है पूरे देश में। कहाँ से हैं वैसे आप? पलामू से ही है। पलामू से। वोट कहाँ करेंगे, पलामू की कहीं और? पलामू। तब भी बोल रहे हैं बाहर के। अभी तो बाहर ही जा रहे हैं ना। बाहर जा रहे हैं आप? भैया आप यही दुकान चलाते हैं क्या है? मेरा दुकान है। क्या चीज का दुकान है? मिठाई दुकान है। कब से है मिठाई दुकान? मिठाई दुकान तो चौथा पुतु चल रहा है। बहुत लंबा टाइम हो गया। 40-50 साल टिका दिए। हाँ तो दादा रहे, बाबूजी रहे, फिर हम हैं। इस बार क्या माहौल है? आप तो लंबे समय से देख रहे हैं यहाँ के राजनीति को। माहौल तो ठीक है, बीजेपी में ही जाएगा, बीजेपी ही निकलेगा। कितनों हाला कोई कर दो, लेकिन अभी देखिए एक दिन में माहौल बदल भी सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये तो शहर हो गया। शहर में तो आमतौर पर सब ज़्यादातर लोग बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन जो गांव का एरिया है, थोड़ा दूर दराज का एरिया है, वहाँ क्या माहौल देखने को मिल रहा है? तो अभी तो हम तो बिहार में हैं, बिहार से हैं, बिलोंग करते हैं और तो बीजेपी वोट मार लिए हैं। अच्छा, वोट दे दिए बिहार? हाँ मार लिए। चलिए, बेसिकली बिहार से थे, वोटर थे बिहार के, इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। हाँ बताइए। जैसे जी बोलिए, लाइव कार्यक्रम है, लोग देख रहे हैं, हजारों लोग। जैसे इसका नाम है कि तो है लड़े तो है, लेकिन बीजेपी का है, मुझे मोदी को देख रहा है। अब किसी नहीं देख रहा है, सिर्फ देख रहे हैं मोदी को, अब किसी नहीं देख रहा है। अच्छा, मोदी को देख रहे हैं, स्थानीय सांसद से मतलब नहीं है? सिर्फ मोदी है भैया। अच्छा, सिर्फ मोदी। चलिए, मोदी जी को देख के वोट करेंगे। स्थानीय सांसद कौन है, उनका काम क्या है, उससे बहुत फर्क यहाँ के लोगों को नहीं पड़ रहा है। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे जुड़ते हैं। देवाशीष, जरा दिखाइए लोगों को। देखिए उधर कोई आवाज दे रहा है, कोई न्यूज़ 11 को बुला रहा है, जरा उससे भी समझ लेते हैं। बताइए कैसा माहौल है चुनाव का इस बार? सर माहौल तो बीजेपी का ही है और मोदी ही आएंगे। बहुत दूर से आप हमको बुलाए, हमको लगा कुछ अच्छा बताइएगा। कारण बता रहे हैं, संभावनाएं बहुत है और लोगों की सोच भी बहुत है। इधर जो 2-3 सब प्रत्याशी लोग खड़ा हुआ है, वो सब कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं चलेगा। कारण बता रहे हैं, अब तक जितने भी सांसद हैं हर क्षेत्र के, हम लोग देखते हैं सांसद का जब वो टीवी में चलता है, हमारे बीडी राम जी बहुत ही अच्छा बात बोले, कई मुद्दों पे लड़े भी। कई दिल्ली में वहाँ संसद में बात उठाते हैं बीडी राम, यहाँ की पलामू की बात। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है। बस ये याद नहीं है कि किस मुद्दे पे उठाए थे, लेकिन हमने देखा था कि उस मुद्दे पे वो डट कर खड़े थे।
तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करें बीडी राम जी को। नेता थोड़ी आप मत अपील कीजिए, आप अपना वोट देखिए। नेता लोग अपील करने के लिए है, लोग का यही काम है। कैसे हैं भैया, यहीं के हैं आप? नहीं, मैं यहाँ का नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं। आप भाई जी, आप तो यहीं के लग रहे हैं, आप भी नहीं है। देखिए, रेलवे स्टेशन का एरिया है, इसलिए बहुत राहगीर भी है जिनको कई जगह पर जाना है। तो उस तरीके से जो स्थानीय हैं उनसे ही हम लोग जुड़ते हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करते रहें और आपको इसी तरीके से विजुअल दिखाते रहें। ये देखिए, डाल्टनगंज स्टेशन रोड की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और लगातार इस तरफ कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी समझते हैं क्या है माहौल इस बार चुनाव का। क्या यहीं के हैं? लिट्टी चोखा कैसा है? बहुत अच्छा लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा में हाँ बहुत अच्छा है। और कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? ये जीतेगा? हवा पानी किसका? हम तो यहाँ का नहीं है। कहीं का है तो माने देशे के ना है जी। में माहौल क्या है? देश में माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का है जी। 2 टर्म के चुनाव हो गए, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है चुनाव? चुनाव बीजेपी की ओर चल रहा है जी। तय कर लिए, लिट्टी चोखा का आनंद लीजिए आप। तो दुकान भी है और ग्राहक भी है। समय भी हो चला है भोजन का 9 बजे, क्योंकि कई लोगों को बहुत जगह जाना है। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि और कुछ लोग अगर हमसे जुड़ पाते तो हम उनसे और बातचीत जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीर हालांकि अभी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारा काम जो है यहाँ चल रहा है, तो इस वजह से आपको वो जो स्थिति है ये आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। लोग यहाँ हजारों की तादाद में पहुँचते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है। और कुछ लोग हैं जरा जुड़ते हैं उधर से। देवाशीष हमारे साथ आइए, हालांकि थोड़ा रास्ता खराब है लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं। यहीं के हैं, वोटर हैं यहीं के? यहाँ के नहीं। कहाँ के हैं? बाहर मैंने कौन जिला? लातेहार जिला। लातेहार। हाँ। क्या माहौल है इस बार पलामू में? पलामू में तो हम नहीं जानेंगे ना, हम लातेहार। वहाँ चुनाव कब है? वहाँ 18 या 21 को है। तो चतरा में पड़ता है वो? हाँ, चतरा में पड़ता है। तो चतरा में इस बार क्या माहौल है? अभी तो माहौल ठीक ही है। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है वहाँ? हाँ, पूरा टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ। चलिए, देखिए कई सारे और लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। भाई जी यहीं के हैं, स्थानीय हैं आप? जी। क्या इस बार माहौल है पलामू का? ठीक है, क्या रहेगा? चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो ठीक है। हाँ, तो बोलिए आप क्या बोलना चाहे? किसका हवा पानी चल रहा है? अभी हवा पानी भैया थोड़े पता चलेगा। तो 4-5 दिन बाद चुनाव है जी 13 तारीख को। तो चुनाव है तो मतलब कोई जनप्रतिनिधि घूमिए नहीं रहा है, प्रचार प्रसार करिए नहीं रहा है। कल मोदी जी आए। बिल्कुल, देखिए पलामू के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों से हमने आपको रूबरू कराया, कई लोगों से मिलवाया, उनकी क्या दिल में है, उनकी भावनाएं क्या है चुनाव को लेकर, उसे दिखाने की कोशिश की। और अब सिंहभूम से हमारे जो सहयोगी हैं मनोज, वो आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद राकेश। हमारे सहयोगी पलामू से जुड़े हुए थे, जो पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज और जनता की तराजू पे देख रहे थे कि कैसा मिजाज है पलामू संसदीय क्षेत्र का। अभी हम सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में है। सिंहभूम की जनता अपने तरीके से क्या तौलती है इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2 प्रत्याशी। हालांकि 2 प्रत्याशी की बात करते प्रत्याशी ज्यादा है, लेकिन 2 प्रत्याशी की सीधा टक्कर है। एक है भारतीय जनता पार्टी के गीता कोड़ा, तो दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा माझी। ये दोनों प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन जनता का क्या मूड है, जनता के तराजू पर कितना ये लोग खरा उतरेंगे, वो हम सीधे जनते से ही जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं, बाजी बताइए, संसद ये सिंहभूम लोकसभा सीट है, यहाँ पर 2 प्रत्याशी है। कौन से मुद्दे को लेकर इस बार आप लोग वोट करेंगे? जो काम करेगा
उसी पर किया जाएगा और काम करने वाले नज़र आते ही हैं। और इसके अलावा जो मतलब जैसे चुनाव के बाद भी जो हमेशा काम आए तो वो नज़र में रहते हैं, तो उसी से पता चलता है और वही मतलब कर पाएगा। सही आपने कहा। देखिए निश्चित तौर पे सब लोग वही चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि वैसा हो जो आपके लिए हो। मैम थोड़ा इधर आ जाएंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला गया, थोड़ा नजदीक आ जाइए, तार थोड़ा छोटा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को दिया है 33% आरक्षण, और साथ साथ सुरक्षा की बात करें, शाम में आप हैं यहाँ पर, लगभग 7:30-8 बजने वाला है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? ऐसा मतलब प्रोफेशन में है हम लोग, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ 40% तक तो मतलब नहीं है बोलेंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और 60% तक बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलते कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है उन्होंने और आगे भी कर रहे हैं, और उनके आगे भी प्लानिंग चल रही है। तो मैं यही चाहूंगी कि उनको ही जिताया जाए, और बहुत कुछ वो लेके आगे आने वाले हैं। सही आपने कहा। देखिए देश के लिए, देश का चुनाव है तो देश का मिजाज ही बदलता है कि वैसा प्रधानमंत्री हो जो देश के बारे में जी। कौन ऐसा काम प्रधानमंत्री का जो आपको लगा कि ये होने वाला नहीं था, इन्होंने कर दिया? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो इतना कुछ कर सकते हैं, और किसी का तो बोल नहीं सकते हम, और मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि ये बोलना सही नहीं रहेगा हमें किसी भी मतलब नेताओं के बारे में। धारा 370 एक कहा जाता था कि धारा 370 हटेगा तो देश में बवाल हो जाएगा और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब तो धारा 370 के बाद एकदम नहीं, मैं तो ये बोलूंगी कि हाँ सुरक्षित हैं महिलाएं, और ऐसा किसी नेता को भी बदनाम करना हमारे लिए गलत होगा। सही आपने कहा। सर एक चीज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज, हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं लगातार, कि यहाँ 2 प्रत्याशी है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का और दूसरा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का। दोनों प्रत्याशी में आपको क्या अंतर? हम लोग तो देख रहे हैं कि गांव हो देहात हो हर जगह बस एक ही चीज चल रहा है, मोदी का गारंटी। मोदी जी जो पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, एक बच्चा बता सकता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे मोदी जी का काम का गूंज नहीं हो रहा है। दूसरा चीज है जो हमारा यहाँ पे जो 2 प्रत्याशी है, गीता कोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से और दूसरा है जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो जोबा मांझी से यहाँ का ज्यादातर जनता अपरिचित है, उनका क्या काम है, क्या पास्ट है, क्या उनके पास में पोटेंशियल है, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। गीता कोड़ा एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, साथ में उनका एक पुराना अनुभव भी है, इस क्षेत्र से सांसद रही है, भारतीय जनता पार्टी में आ गई, वहां भी उन्होंने कई सारा काम किया है, जिसका मतलब लोगों से उनका जुड़ाव बना रहा है, उनके साथ कई लोग पार्टी में आए और यहाँ के क्षेत्र और परिस्थिति और यहाँ के आम जनता से उनका लगाव और जुड़ाव हमेशा दिखता रहा है। निश्चित तौर पे देखिए ये तो देश का चुनाव है, देश के चुनाव में 2 प्रत्याशी के मैदान में तो रहेंगे ही, पक्ष और विपक्ष रहता ही है, लेकिन मुद्दा क्या होगा? लगातार लोग 2 मुद्दा तो हर बार छाया रहता है, महंगाई, बेरोजगारी, कमोबेश, जो कोई भी चुनाव हो, चाहे वह पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये 2 मुद्दा रहता है। लेकिन इस 2 मुद्दा से बड़े, क्योंकि देश का चुनाव है, तो कौन मुद्दा था? क्या राष्ट्रहित सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है नगर निगम और पार्षद का कि इसमें महंगाई और नाली गली का बात हो। ये राष्ट्रहित सबसे बड़ा चीज है, और राष्ट्रहित में मोदी जी से जितना काम कर रहे देश के लिए, तो हमको नहीं लग रहा आने वाला विगत समय में कोई दूसरा नेता है। और पिछला जो 10 साल में वो किए हैं और आगे उनका 25 साल का जो रोड मैप है, वैसा किसी के पास कोई विजन है नहीं। इसलिए हम लोग के नज़र में तो मोदी जी हैं, उन्हीं को जिताना देश के लिए सबसे बढ़िया है। सही आपने कहा कि देखिए वाकई हर लोगों का अपना अपना मिजाज है, और ये तो लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपने अपने तरीके से वोट करते हैं। एक बार मेरे पास तो आएंगे, 2 मिनट, दुकानदारी तो करना ही है, लेकिन देश का मिजाज क्या कहता है? इस बार जो चुनाव है, चुनाव में 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, और हर बार रहता ही है बहुत प्रत्याशी, लेकिन इस बार कैसा चाहिए नेता? हम लोग तो पहले भी गीता कोड़ा थे, अभी भी काम पहले भी किए हैं हम लोग तरफ, अभी भी करेंगे इस बार भी, और करते और सब ठीक है उनके बारे में। गीता कोड़ा ठीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करें तो नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो भी तो 10 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, और अभी भी कर ही रहे हैं। देखिए जनता है और जनता सब कुछ जानती है। लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में जनता का जो मिजाज है
वो हम जान रहे हैं अभी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी की बात करते हैं और कुछ दिन पहले चाईबासा में आए भी थे। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता है और लोगों के अंदर एक जोश पैदा कर दिया। जी बिल्कुल। उनके भाषण से लोग बहुत गदगद हो गए। तो आप क्या मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आपके यहाँ आकर और एक भीड़ भी बहुत ज्यादा रहा और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का चाईबासा में सभा करना अपने आप में जैसे लगता है कि उत्सव का माहौल हो गया, एक पॉजिटिव लहर जैसे लगता है कि सिंहभूम लोकसभा में आ गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ में एक जनता का ऐसा जुड़ाव जुड़ गया है। हम लोग देखे हैं कि 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रहा और 70 साल तक किस बात पर रहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। आज मोदी जी के राज में लोग भारत स्वावलंबी बनते हुए, मजबूत बनते हुए, मतलब इस तरह का हम लोग बदलाव देख रहे हैं। भारत का हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। जो मोदी जी नारा दिए विकसित भारत का लक्ष्य, वो हर युवा को, हर देशवासी के लिए गर्व का बात होता है विकसित भारत का लक्ष्य। हम लोग को भी लगता है कि मोदी जी का अगर गारंटी है विकसित भारत का लक्ष्य का, तो पक्का वो पूरा होगा और हम भारत विकसित देश बनेगा। सही आपने कहा। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि मोदी जी की गारंटी को लेकर कितना भरोसा है? पूरा 100% भरोसा है। अभी पिछले विगत 10 साल में 5वीं अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर से हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया के हो गए हैं और आने वाला समय में हम लोग तीसरे होने जा रहे हैं। तो ये तो मोदी जी की गारंटी ही है। लेकिन सर, एक चीज और लोग कहते हैं कि दो चीज लगता था कि नहीं हो पाएगा। धारा 370, हाँ, ये बहुत बड़ा 370 लोग बोलते थे हटेगा तो आग लग जाएगा, कत्लेआम होगा, कहाँ कुछ हुआ। और सब लोग वहाँ अमन चैन से रह रहे हैं, अमन चैन से रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया। ये तो मोदी जी का गारंटी है। राम मंदिर भी बन गया और धारा 370 भी हट गया। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत जो होगा वो विकसित भारत कहलाएगा। अब आप समझिए कि वाकई विकसित भारत की बात, विकसित भारत में क्या होगा? विकसित भारत में सबसे बड़ा तो देखिए, जब देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। जब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो रोजगार का साधन बढ़ेगा। हम लोग ये देखे हैं कि अमेरिका और रसिया था, अमेरिका कैपिटलिज्म पे गया, विकसित होते गया तो वहां पे गरीबी उसी अनुपात में खत्म होगा। कम्युनिज्म क्या किया, साम्यवाद, समाजवाद जितना है वो देश को पीछे की ओर लेकर जाता है। तो हम लोग को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो एक समावेशी विकास कर रहे हैं उसका फायदा एकदम निश्चित मिलेगा। एक वक्त में हम लोग देखते थे कि इसी देश में जहां तहां आतंकवादी घटना, नक्सलवाद, असुरक्षा का माहौल, आज भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा और भारत का अहित चाहने वाले विदेश की धरती तक पे सुरक्षित नहीं है। तो ये सब मोदी जी का जो बात है वो बाकी नेताओं से अलग बनाता है। हम लोग को लगता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारत क्या पूरा विश्व नरेंद्र मोदी का कायल है। लेकिन जनता कहती है कि इस समय लोकसभा जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र है, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में दो प्रत्याशी यानी गीता कोड़ा और साथ साथ जोबा माझी के बीच सीधी टक्कर है। सर, मुकाबला की बात करें तो दोनों में कौन ज्यादा, 18 और 20 कौन लग रहा है? 20 गीता कोड़ा है, बहुत आगे हैं गीता कोड़ा। उनके टक्कर में जोबा माझी है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि गीता कोड़ा तो पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आ गई। तो क्या पहले भी तो लोग का बैकग्राउंड के लोग बीजेपी में ही थे। मधु कोड़ा बहुत पहले आरएसएस में, तो उसका बीजेपी में आए, तो विगत कुछ दिन वो लोग कांग्रेस में थे, फिर से वापस अपने घर आ गए। सही आपने कहा। देखिए, कि युवा हमारे साथ है, युवा से बात करने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है। चुनाव में युवा जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेगा? आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग वोट इस मुद्दे पे करेंगे कि मोदी जी जब से आए हैं तब से देश को बहुत आगे लेके गए हैं और अर्थव्यवस्था बहुत हमारी सुधरी है और यहाँ पे जो करप्शन था वो काफ़ी हद तक बहुत सुधार हुआ है। पहले कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं था। देखिए, करप्शन में सुधार हुआ, लेकिन एक चीज बताइए, जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। वो विपक्ष ऐसा ही कहने वाले कहते रहेंगे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। 70 साल से देश को आगे बढ़ाया नहीं, पर मोदी जी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए सब लोग विरोधी लोग टांगा आ रहे हैं। बस सही आपने कहा। देखिए, 70 साल से ये हम नहीं, यहाँ की जनता कह रही है, ये वो युवा है जो वोट करेंगे और वो जनता कह रही है कि निश्चित तौर पे कि इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिलेगा। माफ करेंगे, हमारे साथ एक ये भी है, और थोड़ा सर आपसे ही बात कर ले। जी जी सर, ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है कि उसी इलाके में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं
कि उन्होंने सिर्फ जुमला किया, कुछ कामें नहीं किया, विकास की बात नहीं की। देखिए, इनके पास में परिवारवादी पार्टियों के पास में बेसिकली कोई जमीन पे इनके पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया है और इन्होंने खाली अपने परिवार का भला किया है। और हेमंत सोरेन पहले कहते थे कि आगे 5 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के मामले में जीरो साबित हुए। एक तरफ कहते हैं कि बाहरी को भगाओ, उद्योग धंधा नहीं लगने देंगे। इनके पास में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। आज जब मोदी जी आते हैं तो एक सकारात्मकता का चारों तरफ में संचार होता है, एक उद्योग लगना, बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति देश में आते हैं। आज टेस्ला से लेकर ऐसा एप्पल का आईफोन यहाँ बनना, मैंने हम लोग गिना नहीं सकते कि कितना कुछ है। और चंपाई सोरेन जो लोग जीवन भर केवल नकारात्मक राजनीति किए हैं और बाहरी भीतरी बांटो तुष्टीकरण की राजनीति, तो ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाए। सही आपने कहा, लेकिन वो आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र में थे। लगातार 2 जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और हर जनसभा में कमोबेश देश के प्रधानमंत्री को ही आड़े हाथ लिया। लेकिन वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जोबा मांझी तो यहाँ की 5 बार की विधायक रही है, मंत्री भी रही है, और वो बता रहे हैं कि राज्य सरकार यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो हेमंत सोरेन जो है उनको इन लोगों ने गलत तरीके से जेल में भेज दिया। ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी साधारण से साधारण आदमी यह जानता है कि किसी भी तरह का एफआईआर जब दर्ज होता है तो प्रथम दृष्टिया कोर्ट उसको सही पाता है, तभी उस पर आगे कार्रवाई होता है। तो हेमंत सोरेन प्रथम दृष्टिया कोर्ट के नजर में कसूरवार हुए तब वो जेल में है। वो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कई जगहों पे गए और उनको बेल नहीं मिला, अभी तक राहत नहीं मिला है। उनका सरकार था, अब नाम बदल दिया और जेएमएम का सरकार में भ्रष्टाचार का खुला छूट मिलता है। सड़क पे पुलिस हो या अस्पताल में आयुष्मान का स्थिति हो, या फिर अगर आप देखेंगे तो किसी भी सरकारी कार्यालय जाइए, बालू का लूट, चारों तरफ में अराजक माहौल करके मतलब झामुमो के सरकार में रखा हुआ है। और एक हेमंत सोरेन आज अपने करने की वजह से जेल में है। अगर वो कहते हैं झामुमो वाला बाहरी भीतरी का बात करते हैं, बहुसंख्यक बोलते हैं कि आदिवासी को दबाया जाता है, तो यहीं पे हो समुदाय बहुसंख्यक है, हो समुदाय की महिला प्रत्याशी है गीता कोड़ा, उन पर हमला करवाते हैं। उनके साथ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को 3 घंटा हम लोग न्यूज में देखिए कि बंधक रखा गया। 3 घंटा के बाद में डीसी एसपी जाते हैं तब उनको रिहा कराते हैं। इस तरह का तो व्यवस्था, और ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जो कि मतलब अगर कहा जाए तो ब्राउन शुगर यहाँ का मतलब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और युवा बर्बाद हो रहा है इस क्षेत्र का। सही आपने कहा, देखिए युवा बर्बाद हो रहा है और जाहिर सी बात है कि इस इलाके की बात करें तो जिस इलाके में ये मुख्यमंत्री जी के बारे में करें तो ये आम जनता है। जनता को पता है कि वाकई इस इलाके में अगर क्राइम अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्राइम पर अंकुश लगना चाहिए था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देश का चुनाव है और देश के चुनाव में, भैया थोड़ा इधर आएंगे, देश का चुनाव है और देश के चुनाव में जो युवाओं का क्या मिजाज है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, चुनाव में कैसा चाहिए नेता। आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे थे सिंहभूम से हमारे सहयोगी मनोज के साथ जनादेश 2024, जनता के मन की मिजाज टटोलने की कोशिश। और अब इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा गांधी मार्ग के रतन टॉकीज एकरा मस्जिद के पास। ये वही एकरा मस्जिद है जहां पर इबादत होती है तो सिर अपने आप झुक जाता है अल्लाह के चरणों में, अल्लाह के करम में। और पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी है, चुनाव का मौसम है। इस वक्त मैं जानने की कोशिश करूंगा और ये पूरा का पूरा बस्ती में इलाका दिखाने की कोशिश करता हूं। आगे जाएंगे तो आपको करबला चौक मिलेगा। ये करबला चौक पूरा का पूरा इलाका, यहाँ रात लगभग नहीं होती है, व्यापार होता है, छोटे बड़े उद्योग। कहा यह जाता है कि इस गली में जितने हुनरबाज, जितने काबिल लोग रहते हैं, शायद ही रांची के किसी मोहल्ले में रहते होंगे। एक एक बच्चा, एक एक लड़का के हाथ में इतना ज़्यादा हुनर। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा का पूरा करबला चौक, रतन टॉकीज, एकरा मस्जिद का इलाका शांति का पैगाम लेकर पूरे रांची का दिल जीतता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या हो रहा है, मन मिजाज कैसा चल रहा है इस देश का। लेकिन उससे पहले
मैं कोशिश करूंगा एक बार सारे जहां से अच्छा, ये देखेंगे सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सर। चाय का स्वाद मैं दिखाने को चाहता हूँ। हारी स्पेशल कुल्हड़ चाय 5 रुपए पीस, खस्ता खजूर 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया। और इधर जाएंगे तो होटल साने रजा, कबाब स्पेशल, बिरयानी रोस्ट, लच्छा पराठा, कबाब रोल। चाय का स्वाद कैसा है सर? बहुत अच्छा है। और देश का स्वाद वो नहीं है ठीक अभी। नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? बहुत गड़बड़ है। तर्राही आदमी महंगाई से तर्राही है। पीने को मिल नहीं रहा, आदमी को जल नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चाय पिला दीजिए भाई। हारी स्पेशल कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ में पिलाइएगा, कुल्हड़ सर, कुल्हड़। और तमाम लोग कहा यह जाता है कि यहाँ की चाय चुस्की के बाद आपका पूरे रांची का स्वाद पता चल जाएगा। चीनी कैसा है, स्वाद कैसा है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अफरोज आलम। अफरोज आलम जी, कैसा है चीनी का स्वाद? एक नंबर है। ज्यादा पी के देखिए, नहीं कम, लाइट में है, लाइट में है, पीजिए। और देश का स्वाद कैसा चल रहा है इस बार? देश का तो ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा परिवार चल जा रहा है आपका? सब ठीक चल रहा है। चलिए, क्या नाम बताए? अफरोज आलम। अफरोज आलम जी हैं। और देखेंगे मेरे हाथों में कुल्हड़ में चाय है। चाय की चर्चा का मतलब ये होता है कि लोग जानते हैं, बच्चा हट जाओ बाबू, घर चले जाओ। सही बात है कि भाई कुल्हड़ की चाय के पीने का मतलब ये होता है। एक सज्जन थे, सर आ जाइए, आप आ जाइए, आइए 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 आइए। आपको भी मैं कुल्हड़ की चाय ऑफर कर रहा हूँ। मैं पीऊंगा, आप पीजिए। हम ले लिए, अब आप पीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। कुल्हड़ की चाय तो मैं पी रहा हूँ, आप ये बताइए कि स्वाद इसका लाइट का कि लाइट चीनी डाले हैं, कैसा है स्वाद? देश का मिजाज कैसा है? स्वाद के बारे आप पूछ रहे हैं तो स्वाद तो ठीक है, लेकिन देश का मिजाज तो बहुत ही करवट कर रहा है, जो कि अनमोल होना चाहिए मिजाज, लेकिन वो अनमोल को बेमोल कर दिया गया मिजाज को। सही बोल रहे हैं। शायद अहमद साहब हैं जी, और आप तो यहाँ के लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। हाँ, देखते हैं, बेशक देखते हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला सबकी करम का, ईश्वर का करम है, गॉड का करम है कि हमको। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में जाहिर सी बात है, जो कुर्सी पर होगा उसी से सवाल उठेगा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। यदि आप भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा कुर्सी पर, हमसे सवाल होगा। कैसा काम काज दिखा नरेंद्र मोदी जी का? 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पूरा देश विश्वास किया कि एक बार चलो सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये कैसा विकास, कैसा साथ? सबका साथ है, सबका विकास के जगह पर आप किस तरह का विकास कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। आपके कार्यकाल में सिर्फ आप जो है एक हिंदू और मुस्लिम का नारा दिए थे। आप ही ने बनारस में कहा था, जब आप अपना रोड शो कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने रुक के बोला था। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम जमात के लिए तमाम चेहरे दिखा दीजिए, हमारे सहयोगी मानस दिखाएंगे। तो और साइड हुई सर, सबका चेहरा आ जाएगा। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ रोजगार, सिर्फ अपना परिवार, देश राज्य के बारे में सोचते हैं, अन्य किसी चर्चा में हिस्सा ये नहीं लेते। और पहली बार प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जो कौम को एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। वो चीज आए सर? कुरान तो हमेशा रहेगा, हर एक मुसलमान के दिल में भी है, दिमाग में भी है, सोच में भी है, समझे ना। इस पर हम लोग, नरेंद्र मोदी का कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर। हमसे कोई कुरान ना लूट सका ना लूट पाएगा ताकि क़यामत। ये तो खैर ख्याल ये दिमाग से हटा दे, ये दिमाग से हटा दे। रही कंप्यूटर, तो हमारे भी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि आप कुछ नहीं भी कीजिएगा तो हम अपना टैलेंट के बल पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ हमको मौका का इंतजार है, मौका नहीं मिलता है। कुछ हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए नहीं हैं कि जो कुछ करके नहीं दिखा सकते, बहुत कुछ करके दिखा सकते, सिर्फ मौका मिलने का देरी है। आज देखिए भारत का शान बना ना मोहम्मद सामी, मोहम्मद सिराज दिखा दिया ना अपना टैलेंट।
अपना टैलेंट दिखलाए ना। आप हमको दिखाइएगा तब ना, आप हमको मौका दीजिएगा। आप तो हमको हर जगह से नीचे डिमोलाइज करते रहते हैं, तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। सर कहा यह जाता है, जो जानकारी मिली है, जो सर्वे है भारत सरकार का, कि जो आयुष्मान कार्ड है वगैरह का सबसे ज्यादा आसान कर दे रहा है क्या सारे पब्लिक के लिए, तो हम भी उसका लाभ उठाएंगे। हम टैक्स देते हैं, हम GST भरते हैं, हम सब कुछ करते हैं देश के लिए, तो क्या हम हक नहीं लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरा भारत में सभी का हक अधिकार है, आप ही का 2 तरह का कानून लाया हुआ, आप ही बोलते हैं कि एक घर में एक परिवार में 2 कानून हो सकता है क्या है, भाई बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, पिता के, तो उसी तरह का हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, सबके लिए समान कानून होना चाहिए ना, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। जो सुकून वाली बात है, कोई सुकून नहीं है, कोई सुकून नहीं है, बल्कि खतरा दिखता है और बेचैन कर दिया पूरे हिंदुस्तान को। जो हमारे पड़ोसी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम लोग सब एक जैसा प्यार से रहते हैं। अहमद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि भारत कम झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलजुल कर रहते। इस भीड़ में शायद ही बता पाएंगे कि मैं हिंदू हूं या कोई मुसलमान है। सर क्या लग रहा है, पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूं, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, कितनी मेहनत करते हैं इस पर। स्टैंडिंग रहने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। और नाम आपका सर? पप्पू गद्दी साहब हैं। क्या करते हैं आप? हम सामाजिक कार्य करता है और छोटा मोटा व्यापार करते हैं। कई बार हमने देखा है कि ये ऐसा एकरा मस्जिद का इलाका है जहां रामनवमी की जुलूस पिछले इसी शहर में जब रामनवमी की जुलूस चली थी तो इस इलाके में राम भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था थी, शरबत की व्यवस्था थी, कहीं कहीं चना गुड़ भी दिया गया। सर 10 साल क्या लग रहा है? देखिए 10 साल जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दिया और जनता जान गई है, अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता चाहती है अब कि देश में एक नया सरकार दोबारा दूसरी रूप में आए। और अभी आप देखिएगा लोगों को जितना उससे आशा थी वो काम नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर अब जुमलाबाजी हो रही है। धार्मिक मामले में बयान हो रहे हैं, बयान होना चाहिए विकास के मामले में, बयान होना चाहिए समाज के मामले में, बयान होना चाहिए देश की उन्नति के मामला में। वो सब नहीं हो रहा है। या आप देखिए खुद न्यूज चैनल को देखिए, ये सिर्फ धर्म और जाति का बात करेगा, मंदिर मस्जिद का बात करेगा। बात होना चाहिए कि हमारा देश उन्नति और विकास कैसे हो। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, और भी लोग हैं। अरे रुकिए दादा, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? उमर साहब, क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। ये बताइए कि जो चावल मिलता है वो उसका फायदा आप ले पा रहे हैं कि नहीं? फायदा तो ले पा रहे हैं। इनका दिखाई भाई, कैसा चल रहा है इस वक्त? कुछ कमाई होता है? कैसा लग रहा है देश राज? कैसा लग रहा है? क्या कमाई धमाई हो नहीं रहा है, कमाई बंद है, बंद हो गया। क्या है? कमाई होबे नहीं करता है। कैसा काम लगा आपको नरेंद्र मोदी का? कोई खास काम नहीं लग रहा। खास काम नहीं लगा भैया। आप पूरी तरह से आप यंग ब्लड, बोलिए। भारत का भविष्य, क्या कहना चाहेंगे? मौका नहीं मिल रहा हम लोग को, मौका मिलेगा तो टैलेंट पूरा दिखाएंगे। मोदी जी तो बहुत वादा किए थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे देश को, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ नफरत का राजनीति और कुछ नहीं दिखा 10 साल में। और अभी भी मोदी जी कल आए, रोड शो किए रांची में, एक ही चीज़ बोले है कि आरक्षण छीन के ST/SC का मुसलमानों को दिया जा रहा। कहाँ आरक्षण मिल रहा मुसलमानों को? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाए। ऐसा कांग्रेस कोशिश कर रही है, ऐसा संभवतः देश का नागरिक सबको, ये हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी है, सब कोई है, सबको समान अधिकार है। किसी को भी जितना जिसका अधिकार है उसको तो मिलना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे धर्म के नाम पे। कहाँ तक पढ़ाई किया है? हम ग्रेजुएट हैं। उसके बाद रोजगार के लिए कहाँ चले? उसके बाद बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ, सोचे थे कि थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो सिविल में करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन को भी खराब मत समझिए, आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, एक सर्वे आया था, उसमें यह कहा गया था कि 2 लोग
यदि करोड़पति बनना चाहते हैं, एक नौकरी पेशा, एक बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के करोड़पति बनने की संभावना 90% रहती है, जबकि नौकरी पेशा का 20%। तो आपको बधाई मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल जवान लड़का ऐसे ही काम करे। बिल्कुल। और मैं लोगों से बात करूंगा। चाचा जान आदाब आपको। चलिए देखेंगे पूरी तरह से साने राजा, होटल साने राजा यहाँ पर क्या सुन रहे हैं, कौन सा गाना? गाना नहीं सुनते, ऐसे ही बात कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे आपको? नहीं। चलिए और मैं दिखाने को बहुत ही साने राजा बहुत ऐतिहासिक, और ये कहा जाता है कि रांची आने वाले लोग कम से कम ईद के मौके पर इस दुकान पर पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती है। चचा जान आपको सलाम है, आदाब है, क्या हाल चाल है? ठीक है। और आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और बातचीत हो पाएगी। क्या लग रहा है चचा जान, देश का मन मिजाज? देश का मन मिजाज क्या, महंगाई के मार से सब परेशान है। होटल का कारोबार भी मंदा चल रहा है, इतना महंगा हर चीज हो गया कि आदमी खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। कारोबार देख लीजिए, इधर कैमरा घुमाइए, पूरा सीट खाली है। महंगाई के लेकर के हर आदमी तरस है। न महंगाई कम हो रहा है, न रोजगार मिल रहा है। रोजगार आदमी के पास रहेगा तब न कमाए होगा। 10 साल में कैसा काम दिखा आपके यहाँ के सांसद का? 10 साल में क्या, सिर्फ डेवलप का थोड़ा काम हो रहा है, और क्या काम होगा। महंगाई अपना चरम में है। महंगाई चरम पर है। हाँ, बेरोजगारी चरम में है। ये काम फ्लाईओवर का, नाली का, सड़क का काम तो हो रहा है, लेकिन कोई डेवलपमेंट का आदमी का जिसका कमाए का साधन रहेगा उसको मिलेगा तब ना भाई, बाजार में रोलिंग करेगा पैसा। तो कहते हैं कि वंदे भारत चला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। वो करने से आदमी का पेट नहीं ना भर जाएगा। वंदे भारत ट्रेन हम चला देंगे तो उससे आदमी का पेट नहीं ना भरेगा। रोजगार ना चाहिए। आप जहाज उड़वा दीजिएगा तो उससे क्या होगा। हवाई चप्पल पहनने वाला कहाँ जाएगा। मोदी सरकार तो बोला था हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में घुमाएंगे, तो यहाँ तो रिक्शा में चलने के लिए आदमी को सोचना पड़ रहा है। चलिए और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर रतन टॉकी चौक एकरा मस्जिद के पास देखेंगे क्या बन रहा है। सर ये क्या बोलते हैं इसको? फ्राई है ये चिकन फ्राई है, और ये सब चिकन है। चिकन फ्राई है, मटन है, ये मटन फ्राई है, और ये भी मटन फ्राई है। भाई ज्यादा देर रुकेंगे तो हमको भी ऑर्डर देना होगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। चाचा जान क्या हाल चाल है? सब ठीक है। कितने दिनों से बना रहे? आपके हाथ में तो जादू है। वो जादू है, सबके साथ है। हाँ, हर चीज यहाँ बनता है, क्या खोजे वो मिलेगा। और देश का स्वाद कैसा चल रहा है? सबसे अच्छा चल रहा। चलिए और भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान सकूँ कि कम से कम इस इलाके में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में। हाजी शरीफ होटल, बिरयानी रोल, तंदूरी चिकन, कबाब, डिजर्ट वगैरह वगैरह। और इधर आएंगे तो हाजी नदीम शाही का दुकान है। मैं जा रहा हूँ हाजी साहब के पास। हाजी यानी कि जिसने हज की यात्रा कर ली, उसको समाज, कौम हाजी के नाम से सम्मानित करता है। किसी भी इलाके में चले जाएंगे आपको कई लोग हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं, हाजी साहब क्या हाल चाल है। इसका मतलब यह हुआ कि वो शख्स हज की यात्रा करके आ चुका है, और अल्लाह जिसको हज पे बुला लेता है उसके दिल में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती। आप यहीं रहेंगे सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने हज यात्रा कर लिया है? नहीं किया। अब्बा जान की आपके? अब्बा जी है। तो आप कब जाएंगे? मैं जानते अभी तो इरादा नहीं है, छोटा भाई लोग सब कर लिए हैं। इंशाल्लाह इरादा है जाने का। इस साल नहीं, मैं कभी इंशाल्लाह जाएंगे। हज के बारे में सोचे हैं तो वहाँ पे अल्लाह के दरबार पे हाजिरी दे नहीं है। केवल बनाना है आपको। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद परवेज। परवेज साहब, 10 साल क्या लग रहा है, आप कैसा सोचते हैं? 10 साल ठीक चल रहा है, और क्या। नरेंद्र मोदी का काम काज अच्छा लगता है, या लगता है कि और बेहतर करने की जरूरत है, या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, और कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा अच्छा सोचे,
विकास के बारे में यही कहना है हमको। विकास काम काज से खुश नजर आते हैं आप लोग? नहीं, काम तो ठीक हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, मगर जानते हैं और थोड़ा अच्छा काम हो। जैसे बहुत सा जानते हैं रोड जानते हैं यहाँ होना चाहिए, यहाँ बहुत सा नाली उली का प्रॉब्लम है। बहुत सा जानते हैं अभी पुराना जो जर्ज है तार उर जितना है अंडर पर काम नहीं हुआ। अंडरग्राउंड, हाँ, बिल्कुल राज्य सरकार से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। और भी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे पूरी तरीके से बिरयानी। कैसा स्वाद है बिरयानी का? बढ़िया लग रहा है। हाँ। क्या करते हैं आप? चिकन दुकान है में, चिकन दुकान है। चिकन दुकान है। वाह, कितना बिका आज? 2 कुंटल भी किया है। 2 कुंटल चिकन बिक गया भाई, संडे था आज। ये बताइए वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी हाँ, वोटर लिस्ट। वोट देने जाएंगे? जाएंगे। कैसा काम काज लग रहा है आपका केंद्र का? वो तो नहीं पता सर, बोलो। चलिए कोई बात नहीं, और भी मैं आगे जा रहा हूँ, इधर मुड़ जाइएगा, मुझे बाहर निकलने दीजिए। और उसके बाद मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ है, क्या है मन मिजाज। ये लच्छा रोटी बोलते हैं इसको, लच्छा रोटी है भाई। देखिए चिमटा भी, चिमटा लच्छा रोटी पूरी तरीके से। और भी आगे पूरी भीड़ इस वक्त रतन टॉकीज चौक, और आगे जाएंगे लोगों की बड़ी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। और यहाँ आने के बाद ओनली चिकन, ओनली चिकन। आ जाइए, कैमरा ठीक से कीजिए। ओनली चिकन। सर, न्यूज़ 11 पर लाइव हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? इस बार फिर चुनाव का मौसम है। मैं आज उनके पास भी जाऊंगा। आप अपनी बात बताइए, क्या लग रहा है चुनाव पे? चुनाव देश कैसा काम कर? बस ठीक ठाक है, मोदी को देंगे और क्या। हाँ, मोदी को देंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि काम काज से संतुष्ट है? संतुष्ट है, एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और भी हमारे इस इलाके में आ जाइए सर, आ जाइए। युवाओं का चेहरा, आपको बधाई। क्या खाने आए हुए हैं? क्या खाने आए हुए लाइव देख रही है जनता आपको, राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। क्या लग रहा है देश का मन मिजाज? देश का मन मिजाज तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है, गैस का दाम दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे महंगाई कम होगी, कुछ उपाय ही नहीं समझ में आ रहा है। आपको राज्य की जनता जानती है, वो नाम बता दी कैमरे में। मैं मोहम्मद रमजान। रमजान साहब, एक बात बताइए, रमजान का महीना होता है तो इस पावन महीने पर अपना नाम रख लिया आपने, कहाँ महंगाई दिखता है? महंगाई कहाँ नहीं है वो बता दीजिए। महंगाई हर जगह है। 1100 रुपये का सिलेंडर, 1100 रुपये का सिलेंडर है, 59 रुपये किलो दूध, सब चीज़ तो आप जानिए रहे हैं। बस महंगाई कंट्रोल हो जाए, वो वही बहुत बड़ा बात है। महंगाई कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है गरीब के पास। 10 साल में जो रमजान भाई 10 साल जो कामकाज हुआ प्रधानमंत्री का, पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी, क्या आपको सेटिस्फैक्शन हो पाया? देश की जनता जान रही, उन्हीं से पूछ लीजिए आप। हर घर में अब देखिए बेरोजगारी है ना, चरम सीमा पे है। लोग है ना नौकरी खत्म होते जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, सब देश का बहुत बुरा हाल है। ये तो है कि सरकारी नौकरी की संख्या तो घटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मार्ट बॉय, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहनवाज। शहनवाज जी, क्या हालचाल है देश का मन मिजाज? देश का मन मिजाज तो ठीक है, बस अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी तो आपको पता ही होगा। अभी देश का हाल अपने अंदर पे रहेगा, उसके बाद फिर से वही देखने को मिला, महंगाई, बेरोजगारी, और आम जनता, भोले भाले जनता को लोगों ने सिर्फ ठगा है। जितने भी नेता आए, जितने भी कुछ भी करने को आए, सारे लोगों ने भी सिर्फ ठगा है, और कोई मुद्दा का बात नहीं हुआ। गरीब गरीब ही रहा, अमीर और अमीर हो गया। बस यही कहना चाहेंगे। देखिए, बड़ी बात ये बोल रहे हैं मोहम्मद शहनवाज ने, बहुत बड़ी बात की है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज है जो पैसा से पैसा बनता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र होता चला जाएगा, और जिसके पास पैसा है
वो अमीर बनता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ शहनवाज भाई कि 10 सालों में जो काम काज रहा उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। कमी तो 100% रही, एकदम 100% रही। क्या है कि उस पर भी आप देख सकते हैं, नौकरियां पहले बहुत थी हमारे यहाँ, और बहुत सी ऐसे बाहरी कंपनियां भी आई थी जो हम लोगों को जॉब के लिए ऑफर करती थी। अभी ना कंपनी है ना जॉब है, बस युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारी की तरफ चला गया। अब आप किसी से पूछिए तुम क्या करते हो तो बोलेगा भैया अभी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। नौकरी किसी के पास नहीं है। और देश का जहाँ तक हाल रहा, आपको ही पता है कि इन 10 सालों में क्या हुआ है। ऐसे नहीं कि 2014 से पहले ही दुनिया थी, दुनिया उससे पहले भी थी, उसके बाद भी थी। आप अभी बांग्लादेश का टका हम लोगों के आगे निकल चुका है, इंडिया का रुपीस का वैल्यू गिर चुका है। देखिए भाई मोहम्मद शहनवाज, इस बात को ध्यान रखिए कि अब देश की राज्य की जनता एक एक चीज को जानती है कि रुपया हमारा बांग्लादेश से भी कमजोर हो चुका है। रमजान भाई, रुपया लगातार सेहत खराब, वो तो पूरी दुनिया जान रही है। दिन ब दिन है ना, देश का करेंसी है ना डाउन पे डाउन होते जा रहा है। और बिल्कुल मैं और बात करूंगा। भारत की राजनीति में कई बार चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है। चाय कम गर्म रहती है, केतली ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या नाम आपका चाचा जान? मोहम्मद अयूब। आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे। हाँ, बहुत से इलेक्शन देखे। देश बदलता हुआ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा तो है। कैसा लग रहा है? देश बदलेगा अब वोटिंग के बाद, देखिए। चलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भारत की राजनीति की वह चाय है, गर्म है कि ठंडा है। चाय देखिएगा, भारत की राजनीति में चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है। भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम बता दीजिए आप, सुनील जी। आपका नाम? मेरा नाम छोड़िए, उनसे पूछिए, हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए कि कैसा देश है, देश का हालचाल? सब ठीक है, चल रहा है, और क्या। रोजगार ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है, अल्लाह का करम है। हाँ, सब करम है। हाँ, क्या बोले थे सर? हुकूमत बदली होना, बदली होना चाहिए। हाँ। क्यों? इतना महंगाई, इतना बेरोजगारी हो गया है। हाँ, देखिए आजकल बेगारी तो बहुत ज़्यादा है। क्या खरीदे आप? ये है चाय पत्ती है। किससे पैकेट दिया? ये दिया 62 रुपया 8 आना। 62 रुपये का एक पैकेट। 100 ग्राम वाला है, 250 ग्राम वाला? 100 ग्राम, 250 ग्राम वाला। तो ये मामला है भाई, महंगाई से कम लोग परेशान। एक मैडम भी है, मुस्कुरा रही थी अभी। मैडम, महंगाई है ज्यादा, महंगाई परेशान करता है। महंगाई तो सबको ही परेशान कर रहा है। परेशान करता है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनादेश 2024 में हमारे सहयोगी रांची संसदीय सीट से ही लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। मुझे रतन टॉकीज एकरा मस्जिद से दीजिए इजाजत। बिल्कुल, न्यूज 11 भारत के विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है और मैं सत्यव्रत किरण फिलहाल पहुंचा हूं रांची लोकसभा में और कुछ मतदाता हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जब जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर वोटिंग करेंगे। अच्छा, हम ले सकते हैं क्या? देश का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व, भारत के प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार है सरकार बनाने का। इस चुनाव में मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारत को जो मजबूत कर सके, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रख सकता है। आज चौमुखी विकास जो देख रहे हैं 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत का नाम पूरी दुनिया में जिस तरह से फैला है, जो प्रतिष्ठापन प्राप्त किया है, वैसी पार्टी को, वैसी सरकार को, एक शक्तिशाली सरकार को बनाने के लिए पक्ष में मतदान करेंगे। बीते 10 सालों में क्या उपलब्धि देखते हैं सरकार की? 10 सालों में चौमुखी सड़क का निर्माण हुआ, जिसकी कल्पना पिछले 20-30 साल के भी तुलनात्मक यदि मिलान करेंगे तो कहीं भी वो खड़ा नहीं होता है।
पुल का भी निर्माण, बिजली पावर हाउस का भी निर्माण, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि किया है। आपके लिए और देश के लिए बेहतर होगा। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे साधारण जनता, भारतीय जनता को, कि एक पढ़े लिखे बढ़िया कैंडिडेट जिसको होगा, जो जिसके पास हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होगा, व्यापारी वर्ग से बिजनेस करने वाले लोग नहीं हो, इस तरह का लोग जो हमारे देश के अंदर हैं और हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे और खासकर रांची कंस्टिट्यूएंट से जो पढ़े लिखे हैं, जो जितने भी कैंडिडेट नॉमिनेशन में आएंगे उसमें सबसे अच्छा पढ़े लिखे जो हिंदी इंग्लिश और भी सभी भाषा का जो ज्ञानी होगा, जो समझेगा, वो इस देश का नेतृत्व करना चाहिए। और यहाँ हमारा रांची कंस्टिट्यूएंट से सबसे अच्छा कैंडिडेट जो होगा, जनता को अपने स्वयं विवेक से, अपने तरीके से सोच समझ के कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। ये नहीं कि देश से कोई आदमी फतवा जारी कर दे और यहाँ आप वोट देने लग जाए, ये अब देश का नहीं होना चाहिए। अभी देश के के अंदर हम लोगों ने देखा है कोरोना काल के समय में ये संजय सेठ जी हमारे सांसद रहे हैं, कभी भी घर से नहीं निकले और चावल दाल कहाँ कहाँ बांटे वही जानते होंगे, वही किए हैं। उसके अलावा कहीं पर हम लोग ने व्यवहारिक रूप से उनको कहीं नहीं देखा है। यशस्वी सहाय जो है वो भी कल नामांकन कर रही हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, कैसे देखते हैं उन्हें? यशस्वी सहाय आज एक पढ़ा लिखा होनहार युवा नेत्री है और उसको अगर कल नॉमिनेशन कर देगी, उसके बाद हम समझेंगे कि सांसदीय सीट के लिए वो मोहताज है और उनको वोट देना चाहिए। उनसे अच्छा पढ़ा लिखा अगर कोई और है तो उसको भी छांटे, लेकिन अभी तक नजर में आता है कि यशस्विनी सहाय, सुबोध कांत सहाय की बेटी है, उसको राजनीति का अच्छी ज्ञान के लिए गार्जियन घर में बैठे हुए हैं, उनको बढ़िया से समझा के पार्लियामेंट के अंदर में जो बोलना करना चाहिए उनका गार्जियन उनके सामने है, वो करेगी, उस पर विश्वास है। बिल्कुल, सुबोध कांत सहाय की पुत्री हैं, इस बार जो है वो प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं उन्हें? दोनों कैंडिडेट की अगर बात करें, संजय सेठ जी की अगर बात करें, यशस्विनी सहाय की बात करें, तो दोनों को कैसे देखते हैं? हम तो एक नंबर अपना संजय सेठ जी को देखते हैं। और रह गई सवाल कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, आज भारत को विकास किए, विकसित भारत बनाए हैं, जिसको लोग आज भारत को गर्वों से लोग कह रहे हैं कि 56 इंची का सीना जो है चौड़ा कर दिखा दिया गया है। और जो है कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो आज के भारत के सारे लोग उनके जो है कि देश सेना हर कोई जो है एकदम सीना से चौड़ा। देश को आजादी के समय जो था उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। आप राष्ट्रीय स्तर का सवाल बोले, आज रुपया का जो कीमत था
आज कहां चला गया, इस सवाल पर उनका जवाब नहीं है। आज आर्थिक रूप से तुलना कर लीजिए तो अमेरिका जापान का बात छोड़ दीजिए, आपके अगल बगल का जो छोटा देश है, बांग्लादेश है, ये है, उसके बराबरी में ला कर खड़ा कर दिए हैं। मतलब बीते 10 सालों में आपको नहीं लगता है कोई विकास हुआ? आप कोई विकास नहीं है। आपको लगता है कि बेरोजगारी रोजगार मिला? आप बताइए, महंगाई कम हुआ? तो केंद्र की सरकार बोल रही है कि कई योजनाएं दी, आयुष्मान योजना दिया, लोगों को मुफ्त अनाज दिया, शौचालय दिया, पक्का मकान दिया, शौचालय, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर उन्होंने बना दिया? राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, पार्लियामेंट और संसद से। ये उसके नाम पर वोट लेने वाले भाजपा के लोग, आप बताइए कि संसद से कानून बनाकर राम मंदिर बनाए हैं? राम बोल तो रहे कि हमारे शासनकाल में हुआ। राम हम सब का नेता है, हम सब का प्रिय है। मार्केटिंग राम के नाम पर करने वाले लोगों को जय सिया राम, ये 2024 के चुनाव में भारत की जनता बोलने वाली है। आप जय सिया राम आप जाएं। मंदिर से हमको भी आस्था है और मंदिर बनी, और भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महिला है हमारे साथ, महिला जो कि आधी आबादी मानी जाती हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे, और अभी वर्तमान में रांची लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं किन्हें कैसे देखते हैं, कौन बेहतर है आपके लिए? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को बोलने का एक मौका दिया है। इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि पहले मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का होना चाहिए। जिस तरह से मणिपुर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की देशों में हो रही है, राज्य में महिलाओं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर देश को सचमुच में महिलाओं की सुरक्षा का अगर गारंटी लेना है तो कांग्रेस को खुलकर वोट दे और कांग्रेस की सरकार को ही आना चाहिए। मतलब आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन में कांग्रेस को खुलकर नहीं कर रही हूँ, मैं जो सुरक्षा दे, केंद्र सरकार तो बोल रही है कि महिला उसको बेगारी खड़ा करके रोड में रखी हुई हैं। उन्होंने उठा कर मोदी जी के मुंह पर फेंक दिया कि ये गैस आपको ही मुबारक। 1280 रुपया का गैस कोई भरा सकती है महिलाएं? आपको अब तक किसी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? किसी महिला को मिला कि नहीं मिला ये पूछिए। आपको या फिर आपके आसपास लोगों को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस बार चुनावी मैदान में अपने बीते 10 साल की उपलब्धियों को लेकर है, उन उपलब्धियों में आपको कोई बेनिफिट मिला, अब तक कोई लाभ मिला? बिल्कुल नहीं। क्या उपलब्धि मिला है? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को नंगा रोड में दौड़ा कर उन्हें बेइज्जती किया गया, उनकी मर्डर किया गया, यही सुरक्षा है? किस तरह की सुरक्षा की आप बात करते हैं? मैं झारखंड की इस रांची लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती सुश्री यशवनी सहाय जी के लिए आपके माध्यम से वोट की जनता से। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा। आप एक युवा हैं, इस बार जाएंगे जब वोटिंग करने के लिए तो क्या मुद्दा होगा, क्या दिल छिपा रहे? एक सेकंड, ठीक है, टैक्स को पहले काम किए, उसके बाद देखिए दूसरा मोदी जी का काम, हर घर में भी गैस पहुंचा रहे। पहले क्या था, नहीं, पहले लोग क्या होते थे, बुकिंग करते थे, बुकिंग में लाइन में जाके सिलेंडर लगे हुए हैं, तो अब क्या कर, नहीं,
एक सेकंड पहले कोई फायदा दे रहे हैं आप, हम बता रहे हैं 1280 में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अभी चुनाव को लेकर युवा के लिए क्या मुद्दा होगा? चूंकि आप एक युवा है, इसीलिए मैंने हम उनका उपलब्धि गिना। अभी तो दूसरा ही उपलब्धि था, नहीं दूसरा, अभी तो दूसरा उपलब्धि ही था ये मोदी जी का। अभी और आगे उपलब्धि में जाइए। हर घर नल का व्यवस्था किया मोदी जी। पहले पानी के लिए है ना लाइन लगाना पड़ता था, पहले लाइन लगाना पड़ता था। शौचालय के लिए सुबह लेडीज है ना शर्मा करके घूंघट में ले करके खेत में जाती थी बाथरूम करने के लिए कि कोई उनको देख ना ले। पहले क्या होता था कि महिलाएं सुबह घूंघट ली चली गई कि कोई देखे ना, अगल बगल शर्माती थी। अब क्या है, मोदी जी हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किए। अब देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा होगा आप लोगों के लिए। भ्रष्टाचार मुद्दा तो देश के अंदर में है ही है, लेकिन इसको जो है सो अपने स्तर से लोग हर चीजों को देखे और अपनी विवेक से काम करे। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। बिल्कुल, यहाँ की अगर स्थानीय मुद्दे की बात करें तो यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है और उस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने वर्तमान सांसद से कभी मुलाकात की? क्या स्थानीय मुद्दा है यहाँ की? झारखंड की सबसे बड़ी और स्थानीय मुद्दा यहाँ का हमारा सरना धर्म कोड है। अगर झारखंड स्तर पर बात करें तो सरना धर्म कोड है। माननीय हेमंत सोरेन ने हमारे इसको पास करके, सरना कोड को पास करके केंद्र सरकार के यहाँ भेज दिया। लेकिन केंद्र सरकार जो है सो आदिवासियों का जो इतना बड़ा आस्था का है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी तक उसको धर्म कोड का ये कर नहीं रहे हैं। तो झारखंड का तो सबसे बड़ा ये बात है। और उसके बाद जल जंगल बेरोजगारी वगैरह। ये स्थानीय मुद्दा हुआ। राष्ट्रीय मुद्दा क्या होगा? राष्ट्रीय मुद्दा में हमारा बेरोजगारी हो गया, चाहे युवा का न्याय हो गया या महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा पर इतना भारी भरकम टैक्स, स्वास्थ्य हो गया, यही सब सारा मुद्दा है। अब मान के चलिए कि शिक्षा पर टैक्स, किताब पर टैक्स, आज तक अंग्रेजों द्वारा इतना खाने पीने पर टैक्स नहीं लगाया गया था। जब नमक पर टैक्स लगा था तो पूरा देश, अंग्रेज जब नमक पर टैक्स लगाई थी तो पूरा देश पे बवाल हो गया था, लेकिन सत्याग्रह हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी इतना टैक्स लगाए, बताओ, शिक्षा पर, चावल पर, दाल पर, किताब पर टैक्स लग गया। ये पहला देश है जो कि किताब पर ₹1 में चावल और 5 रुपया 80 करोड़ लोगों को बोला कि राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 80 करोड़ लोग को गरीबी रेखा के नीचे आ गए। बोले कोई भूखा पेट नहीं सोएगा, कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। ये तो श्रीमती सोनिया गांधी का देन था कि आज जो गुलाबी कार्ड वगैरह, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन्होंने लाया। नरेंद्र मोदी तो बचा ले, कांग्रेस का जो योजना है उसको बचा ले, यही काफी है। इतना बड़ा पनौती इस देश में ना पैदा ही नहीं हुआ, आज तक हम नहीं देखे। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी में? जो है कि प्रधानमंत्री कश्मीर समस्या पंडित नेहरू जी की देन है। एक मिनट, देश पहला, नोट झारखंड देश पहला। देश बचेगा, झारखंड बचेगा। आतंकवाद का जो चरम सीमा था, प्रतिदिन मारा जाता था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगा। आज कोई पत्थरबाजी नहीं होता है। हाला नहीं कीजिए। अगर अधूरा जानकारी में अगर कश्मीर का बात करें, आज कश्मीर में ये स्थिति है कि इनके नेता अपना कैंडिडेट से चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। ये हकीकत है कश्मीर का। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही है। झारखंड की बात करते हैं कि नक्सलवाद यहाँ से खत्म हुआ है। बूढ़ा पहाड़ जो कि नक्सलवाद का एक गढ़ हुआ करता था। बिल्कुल, इसमें कहीं नहीं है। दूसरा सेकंड सवाल, जो छोटा भाई जो बता रहा था जीएसटी का बढ़ाई, आज मध्यम क्लास का व्यापारी, आप जो इंडस्ट्री चलाने वाले छोटा, सारा बंद हो गया। ये जीएसटी का देन है।
अगर डाटा का जानकारी नहीं है, अगर भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं और उस बात को लेकर के हम बोले। अब देख लीजिए मजा का बात, बहुत आनंददायक बात है, 400 पार। आप पिछला जो चुनाव हुआ था, 2019 का जो चुनाव था, बीजेपी का है। अब का यहाँ 14 से 15 सीट जीत लेंगे। बिहार में 40 में 39 सीट जीते हैं, तो का अब मान लीजिए वो 45 सीट हो जाएगा। ये हास्यास्पद बात, विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का अगर उस 400 का पार आंकड़ा नहीं छूटा। इस बार जो है कि 400 पार तो आना ही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। 400 पार आना है, कोई दुमत नहीं है। और रह गई सवाल कि आज भारत में अगर कोई सरकार देश चलाने वाला है तो मोदी जी को छोड़ के दूसरा कोई नहीं चला सकता है, ये चीज मान के चलिए। और मैं गारंटी देता हूँ, हमारे मोदी जी गारंटी देते हैं कि ये देश में और कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। अब 400 पार, आगे राशन, किसान लोगों को 2000 रुपया पर मंथ मिल रहा है ना जी। अब पेट्रोल डीजल तो हर के समय आता है तो महंगाई चढ़ता करता बढ़ता है जी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबके घर में राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है कि नहीं, फ्री में रोजगार ही मिलेगा। सर फ्री में राशन जरूरी है, रोजगार मिले या ना मिले, ये आज के युवा है पीठ ठोकने लायक। ये आप समझ लीजिए कि विकसित भारत का बागडोर जिसको हाथ में मिला, और आज भारत का स्थिति क्या है, उनको जीडीपी का ग्रोथ कितना मिला, उनको विदेशी कर्ज कितना मिला और आज कितना है, दोनों का तुलना करो, समझ में आएगा। जो 40 साल में 45 साल के शासन में जो भारत ने कर्जा नहीं लिया था, आप आज गूगल उठाओ निकाल के देखो, उसका 4 गुना कर्जा आज ये मोदी जी का सरकार लिया है। विदेश स्तर पर देश मजबूत हुआ है मोदी जी क्या? सुनिए ना, देश मजबूत नहीं हुआ, देश कमजोर हो रहा है। और कैसे कमजोर हो रहा है ये आप समझिए। G20 सम्मेलन किनके अध्यक्षता में हुआ? मोदी जी के अध्यक्षता में। कितना अच्छा हुआ G20 किनके हुआ में हुआ? ठीक है, आप बता रहे हैं जब हमारे मनमोहन सिंह 10 साल रहे ना, 10 साल G20 सर काट के फुटबॉल से मारा जा रहा था। आप बता रहे हैं, आज सब लोग सो रहा था। हो गया ओकर जवाब ले लीजिए। ओ पाकिस्तान में, अरे ठीक बोल रहे हो, अब रहिए अब आपको क्लियर कराते हैं। अभिनंदन को लाने वाले कौन? आज क्लियर आज क्लियर करा रहे हैं। एक मिनट, इनका हम जवाब दे दें। बिल्कुल, सवाल जवाब कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। और एक जो सबसे बेहतर चीज देखने को मिली कि रातू रोड पिस्का के रहने वाले जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक है। फिलहाल मिला जुला असर मिला, देखना है कि इस बार जनता किसे अपना ताज पहनाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।